हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट को हम दोबारा से कर रहे हैं कंटिन्यू। चैप्टर का नाम है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स और इस वीडियो के जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। बाकी के जितने भी टॉपिक्स हम वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको उनकी वीडियोज़ देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल। इसके हम मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रामुरल्स की। तो इंट्रामुरल जो है वो दो वर्ड से बना है। एक है वर्ड इंट्रा, जिसका मतलब होता है विद इन, और मुरालिस दैट इज वॉल्स। तो अगर मैं इसको कंबाइन करके बताऊं तो ऐसी कोई भी काम, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो विद इन दी वॉल हो। अब विद इन दी वॉल मतलब दीवारों के अंदर, ऐसा कैसे? तो इसका मतलब अगर समझोगे तो ये ऐसी एक्टिविटीज है, ऐसी परफॉर्मेंसेस है जो कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रीमाइसेस के अंदर अंदर जो हो जाए। ठीक है, इसकी खासियत क्या है? इसके अंदर जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे, कोई बाहर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का आके पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, कोई आउटसाइडर अलाउड नहीं होगा इसके अंदर। और सबसे अच्छा तरीका होता है ये किसी भी बच्चे को मोटिवेट करने का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्योंकि अगर हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन करा रहे हैं तो हम कितने भी टूर्नामेंट्स करवा सकते हैं, कितने भी इवेंट्स करवा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे ही तो घर के अंदर रहेगा ना, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेगा। तो बच्चों की प्रैक्टिस कराने के लिए, लोगों को एनकरेज करने के लिए इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती है। साथ ही साथ जो इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ जो होती है वो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है और बच्चों के अंदर एक एंजॉयबल वाली फील लाती है। ठीक है, उसको एंजॉय करना आएगा उस गेम को, और हर एक बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से मौका भी मिलेगा। इसका एक अगर मैं बोलूँ मोटो सा है तो वो मोटो बोला जा सकता है, अ गेम फॉर ईच फॉर अ गेम। तो ये एक इंट्रामुरल मोटो बोला जा सकता है, कोई अप्रोप्रिएट मोटो नहीं है, जस्ट बोला जा सकता है। अगर आप बात करें हम इसके सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ की, यानी इससे क्या फ़ायदा होगा अगर बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो बच्चे अगर इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, उनका सोशल डेवलपमेंट भी होगा। साथ ही साथ वो और ज़्यादा एथिकल और मोरल्स के अपनी वैल्यूज़ पे काम कर पाएंगे। क्योंकि जब भी कोई बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो उसको बहुत सारी कंडीशंस के अंदर आना पड़ता है। स्ट्रेस वाला फील आएगा, प्रेशर वाला फील आएगा, परफॉर्मेंस दिखाने वाला फील आएगा, लोगों से मिलना होगा, तो कई सारी वैल्यू सीखता है, कई सारी एथिक्स आते हैं उसके अंदर। तो वो सारी चीज़ें डेवलप केवल और केवल इंट्रामुरल एक्टिविटीज से हो पाती है। साथ ही साथ डेवलपमेंट करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट करता है चिल्ड्रन का, और उनकी फाइटिंग स्ट्रेंथ को कम करने का काम करेगा। जब बच्चा पार्टिसिपेट करता है गेम के अंदर तो उसको अलग अलग प्रेशर के अंदर रहने की आदत पड़ जाती है, तो ओवरऑल जो उसका फाइटिंग स्ट्रेंथ होगा, इंस्टिंक्ट होते हैं, उस पर कंट्रोल रहना उसको आ जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये रिफ्रेश करता है बच्चों को और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है। रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ होती है इंट्रामुरल के अंदर। ध्यान रखा जाता है कि जब भी ये एक्टिविटीज़ करवाई जाए इंट्रामुरलिस, तो उसके अंदर रिक्रिएशन होना चाहिए अलग अलग टाइप का। तो ये रिक्रिएशन हेल्प करता है बच्चों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा और कुछ क्वालिटीज़ जगाएगा, जैसे कि लीडरशिप। तो लीडरशिप वाली क्वालिटी, जहाँ पे उसको पूरी टीम को लीड करना है या आप सबके साथ मिल के काम करना है, एक अच्छा लीडर की क्वालिटी क्या होती है वो सारे कुछ वो सीख सकता है इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ से। ओके, चलिए आगे आती है बात ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुरल एक्टिविटीज़, यानी इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ करवाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेन ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर कि सब बच्चों को अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा पाए सारे गेम्स और स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। सेकेंड आता है गेम के स्किल्स को सीखना। अगर इंट्रामुरलिस एक्टिविटीज़ होगी, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगी, लेट्स से अगर मैं बोल रहा हूँ मान लो तुम्हारे स्कूल के अंदर अलग अलग क्लास के बच्चों का वॉलीबॉल मैच होता है, तो वो वॉलीबॉल मैच विद इन द स्कूल हो रहा है, जिसके अंदर स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इंट्रामुरलिस एक्टिविटीज़। तो उससे बच्चा क्या होता है, ट्रेन होता है, वो अलग अलग स्किल सीखेगा।
अब कहीं दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन होगा तो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है, तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। तो ये हेल्प करता है अलग अलग गेम्स की स्किल्स को सीखने के अंदर। साथ ही साथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा ऑर्गेनाइजेशन को और साथ साथ बच्चों को भी। और जो टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो बच्चे जिनको एक्चुअल में खेलना आता है, वो उनका टैलेंट पता लगाने में हेल्प कर सकते हैं इंट्रामुरालिस एक्टिविटीज। तो ऐसे ही होता है ना, जनरली बच्चों को क्या होता है, जब कोई भी किसी बाहर स्कूल के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी कंपटीशन में, नॉट इवन स्पोर्ट्स, किसी भी कंपटीशन में जब पार्टिसिपेट करने के लिए भेजते हैं तो उससे पहले एक विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी से करवा लेते हैं कि जो अच्छा परफॉर्म करेंगे इसके अंदर वही आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी करवाते हैं ये इंट्रामुरालिस एक्टिविटीज है। लीडरशिप क्वालिटी, कोऑपरेशन और रिक्रिएशन जैसी चीजों पे भी ये बहुत ज्यादा एम्फेसिस डालता है। तो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है इन सब तीनों पे। ओके, आगे बात करते हैं हम इसके अंदर एक्टिविटीज फॉर इंट्रामुरल कंपटीशन। जब भी इंट्रामुरल कंपटीशन की एक्टिविटीज होती है तो उसमें हम ना कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं कि उन एक्टिविटीज को बहुत इंटरेस्टिंग बना के रखना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिक्रिएशन जोड़ना है उसके अंदर, ताकि बच्चे भी इंजॉय करें, उनका इंटरेस्ट बना रहे, उनके अंदर भी मोटिवेशन आए कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन गेम्स के अंदर। तो जब भी ऐसी चीजें होगी ना तो उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाने का कोशिश करो। अलग अलग टाइप के गेम्स होते हैं इसके अंदर, कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। तो अगर मैं मेजरली डिस्क्राइब करूं तो कुछ मेजर गेम्स होते हैं इसके अंदर, जैसे कि फुटबॉल, कबड्डी, खो, ये सब जो कि मेजर गेम्स है। सेकंड इसके अंदर आते हैं माइनर गेम, जो कि खो खो, शटल रन, जिसके अंदर मतलब ज्यादा बड़ा स्पेस नहीं चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, माइनर गेम्स। फिर आते हैं रिदमिक गेम्स, या डांस करना, जिम्नास्टिक करना, जहां पे तुम्हारा रिदम यूज हो, बॉडी की मूवमेंट्स यूज हो। उसके बाद आता है क्रिएटिव एक्टिविटीज, जहां पे आपका क्रिएशन यूज होगा, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, ये भी इंट्रामुरालिस एक्टिविटीज है। ठीक है, कॉम्बैट स्पोर्ट यानी बॉक्सिंग, जूडो, टाइकोंडो, अगर ये सब भी तुम पार्टिसिपेट करते हो तो ये भी इंट्रामुरालिस एक्टिविटीज के अंदर ही आएगा, अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है तो। ओके, आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आगे बात करते हैं हम इसके अंदर एक्स्ट्रामुरालिस एक्टिविटीज। तो एक्स्ट्रामुरालिस का मतलब एक्स्ट्रा, दैट इज आउटसाइड, मुरालिस यानी वॉल्स, जो कि आउटसाइड दी वॉल होते हैं। इसको इंटर स्कूल या इंटर जोन या कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज बोला जा सकता है, जो क्योंकि यहाँ पे एक स्कूल नहीं है ना, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रही है। क्योंकि आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ के बच्चे दूसरे स्कूल्स में जाके वहाँ के बच्चों के साथ, बाकी दूसरे बच्चों के साथ सारे मिलके पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके अंदर ना जो तुम्हारा एरिया है और स्पेक्ट्रम है वो बहुत बढ़ चुका है, तो बच्चा ओवरऑल डेवलप हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से इन एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, इन एक्टिविटीज के अंदर बच्चे दूसरे स्कूल्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इंटर स्कूल कंपटीशन एक एग्जाम्पल है इसी का। ठीक है, ये जब भी एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज करवाई जाती है ना तो एक पहले से डेट, टाइम और वेन्यू सब कुछ फिक्स कर दिया जाता है, ताकि बच्चे दूसरे स्कूल के भी उस चीज के लिए तैयार रहे। ठीक है, अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज। तो अगर मैं इंपॉर्टेंस बताऊं तो ये क्या करता है, हमारे स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का काम करता है। सेकंड ये करता है तुम्हारा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। ठीक है, जो तुम्हारा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस आ रहा है, अगर तुम अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करोगे एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज के अंदर तो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स यानी तुम और अच्छे तरीके से खेल पाओगे। ठीक है, प्रोवाइड कराएगा स्पोर्ट्स की टेक्निक, उसके प्रॉपर नॉलेज के बारे में। जो भी फिजिकल एजुकेशन के प्लान्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको इफेक्टिवली अप्रोच करने का, मतलब लगाने का हेल्प करता है हमारा एक्स्ट्रामुरालिस एक्टिविटीज। इंप्रूव करता है हमारा पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स भी। तो ये कुछ मेजरली मैं बोलूँगा फायदे हैं अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं एक्स्ट्रामुरालिस एक्टिविटीज के अंदर। ऑब्जेक्टिव के अगर मैं बारे में बात करूँ तो ये हमारा स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स बढ़ाएगा, बच्चों को अंदर एक्सपीरियंस लेके आएगा, नए रूल्स, टेक्निक्स, एडवांस टेक्निक्स सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि दूसरे और भी टफ बच्चों के साथ बड़ा मतलब एरिया बढ़ चुका है। वही स्पेक्ट्रम जो था कंपटीशन का वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो और अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, तभी विन हो पाएगा। और लास्ट है इसके अंदर कि उनका जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस का जो बेस है वो बेस और ज़्यादा अच्छा इंप्रूव हो पाएगा। तो ये थे कुछ सिग्निफिकेंस एक्स्ट्रामुरालिस एक्टिविटीज़ के। अब हम बात करते हैं इसके अंदर अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। ठीक है,
अब स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बताओ ना, तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है, जनरली इसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं हो रहा किसी भी टाइप का, बस ये एक ना अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए या फंड्स रेज करने के लिए ये प्रोग्राम्स करे जाते हैं। ठीक है, तो मेन मुद्दा इसके अंदर दो रहता है हमेशा, एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना, दूसरा फंड्स रेज करना। अब अलग अलग टाइप के कंपटीशन इसके अंदर होंगे जिसमें अलग अलग तरीकों से फंड्स को रेज किया जाता है। सबसे पहला इसके अंदर आता है स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे जो है वो जनरली स्कूल के अंदर होता है, एक डे फिक्स कर लेते हैं स्कूल वाले। अब हर साल उसी डे पे हम तुम्हारा स्पोर्ट्स डे करवा लेते हैं। अब उस स्पोर्ट्स डे के अंदर बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज होगी, जिससे वजह से बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अलग अलग फिजिकल एंड रिक्रिएशन एक्टिविटीज करवाई जाती है। और एक जब बहुत सारे ऐसे कंपटीशन फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर जहां पे लोगों के साथ तुम डील करो, तो अपने आप ही लीडरशिप क्वालिटीज तुम्हारे अंदर आने लग जाएगी। तो वो लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने का काम करता है। और साथ ही साथ कुछ सोशल क्वालिटीज भी जगाएगा, जैसे कि ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारा, ऑनेस्टी। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटी, सोशल क्वालिटीज भी, लीडरशिप क्वालिटीज भी, ये सब कुछ डेवलप होगा स्पोर्ट्स डे के थ्रू। ठीक है, जो स्पोर्ट्स डे का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंसेस जो होती है। अब ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, इसको ऑर्गेनाइज करने का कुछ अलग तरीका है। अब क्या, जैसे मुझे पूरा स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ही उसका प्लेस, टाइम, ये सब डिसाइड करके रखूंगा, ताकि लास्ट आवर के अंदर हरीनेस ना हो। सेकेंड चीज मैं क्या करूंगा, प्रिपेयर करूंगा पूरा स्केड्यूल कि कैसे कैसे चीजें जाएगी और इनॉग्रेशन कैसे होगा, कंपटीशन चलेगा कैसे, एंड कैसे करना है मुझे, ऑनरेरियम किसको देना है, किस गेस्ट को बुलाना है मुझे। ठीक है, तो कुछ चीजों का ध्यान रखा जाएगा। अच्छा, याद करो पुरानी बातें, हमने देखा था कि कभी भी कोई भी इवेंट होता है तो सबसे पहले कुछ कमिटीज बना देते थे। तो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी थी वो ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज बना देती थी। तो सेम यहाँ पे भी होने वाला है। तो यहाँ पे देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जो है वो कई सारी ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज को फॉर्म करेगी अलग अलग एक्टिविटीज करवाने के लिए, ताकि सारा काम बैलेंसली चलता रहे। जैसे कि मैंने बोल दिया कि सफाई के लिए एक अलग कमेटी बना दी, क्लीनिनेस कमेटी बना दी। ठीक है, सामान लाने की जिम्मेदारी किसी और को दे दी, डेकोरेशन के लिए डेकोरेशन कमेटी। तो अलग अलग कमिटीज के अंदर काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि मैनेज करना इजी हो पाए। ओके, ड्यूटी असाइन करेंगे सारी कमिटीज को कि किस कमेटी को क्या काम करना है। तो अगर सारी कमेटी अच्छी तरीके से काम करेगी तो हमेशा ही कंपटीशन सक्सेसफुल होगा। ओके, तो ये था स्पोर्ट्स डे के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसके अंदर हेल्थ रन्स के बारे में। हेल्थ रन जो है जनरली है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करवाता है। इसके अंदर मेन मुद्दा रहता है हमें फंड्स रेज करना चैरिटी के लिए। अगर हम चैरिटी कर रहे हैं तो उसके लिए फंड्स को रेज करना। अब ये कैसे रेज किया जाता है, हम एक जनरल रन करते हैं, कोई कंपटीशन नहीं है ये कि जीतोगे तो कुछ मिलेगा, ठीक है, या दूसरे को हराना है, ऐसा नहीं है। जस्ट एक मतलब हेल्थ स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये रन करवाई जाती है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होता कि तुम्हें इतना अच्छा कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, या तुम ऑलरेडी ट्रेन्ड पर्सन होना चाहिए, नहीं। कोई भी पर्सन कितने भी एज का, कोई एज लिमिट भी नहीं होता, पार्टिसिपेट कर सकता है। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, क्यों? क्योंकि अब कितने लोग आने वाले, अगर ऑर्गेनाइजर्स को उतना पता होगा ना तो उसके हिसाब से चीज़ों को वो अरेंज करेगा, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाया जाता है। कोई एज लिमिट नहीं होता, कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं होता, और सबको है ना कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स तो लेने ही पड़ेंगे, जैसे कि अपना हेल्थ का खुद ध्यान रखना, इंजरीज से बचना। ठीक है, अगर तुम्हें कोई कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है तो उसको चेकअप करवा लो। फिजिशियन से सर्टिफिकेट ला सकते हो तुम कि मतलब अपना फिजिकल टेस्ट करवा के कि तुम प्रॉपरली फिट हो या नहीं हो, तो ये काम किया जा सकता है। हेल्थ रन के अलावा अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है रन फॉर फन। रन फॉर फन वो क्या है? वो भी हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि वो रेगुलर एक्सरसाइज में करते रहे। क्योंकि जनरली पता क्या होता है, स्टार्ट सारे करते हैं एक्सरसाइज, मूवी देखते हैं, जोश आ गया एक्सरसाइज करनी है, बॉडी बनाएंगे हम भी। लेकिन क्या होता है, जब हम इस प्रोसेस के अंदर जाते हैं ना तो कुछ टाइम बाद थकने लग जाते हैं, मन नहीं करता, ठीक है, तो कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे साथ। तो उसको कंटिन्यू करना, तो वो रन फॉर फन यही काम करता है कि तुम्हारा जितना भी एक्सरसाइज का पैटर्न है उसको रेगुलरली तुम फॉलो करते रहो, तो इसके अंदर हेल्प करेगा तुम्हारा रन फॉर फन।
मतलब मेनली इसके अंदर यही है कि तुम फनी अपना एक्सरसाइज भी करो और मज़े भी लो इस एक्सरसाइज करने के। तो इसके अंदर रोड रनिंग और क्रॉस कंट्री रन जैसे कंपटीशन हो सकते हैं। इसका मुद्दा भी चैरिटी को लिए फंड रेज करना भी हो सकता है, ताकि लोगों के अंदर और अवेयरनेस जगाई जा सके। ओके, आगे आता है इसके अंदर रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। अगर मैं किसी अच्छे या नोबल कॉज के लिए अगर मैं भाग रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स के लिए हमने रन कर लिया, ठीक है, किसी मेंटल फिजिकली या मेंटली चैलेंज लोगों के लिए हमने कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे है ना कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर मैंने कुछ मतलब स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया, लेकिन वो पर्पस जो है ना वो नोबल होना चाहिए जरूर। अगर वो नोबल पर्पस नहीं है तो ये इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या होता है, पार्टिसिपेंट आएंगे और यहाँ पे जो भी पोजीशन होल्डर है उनको कुछ ना कुछ दे दिया जाता है। हो सकता है उनको कैश प्राइज दे दिया जाए, हो सकता है उनको सर्टिफिकेट्स या मेडल्स दे दें, ठीक है। तो ये चीज़ें जनरली होती है। हज़ारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हज़ारों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, अडल्ट्स भी, बच्चे भी, सब कोई, और सारे इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो एक फंड रेज कर सके। इसके अंदर जनरली थोड़ी सी है ना रजिस्ट्रेशन फीस भी चार्ज कर ली जाती है लोगों से। ओके, तो लास्ट आता है इसके अंदर रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी जो है वो अगेन यूनिटी और पीस के लिए था, ताकि अलग अलग रिलीजन के बीच में जो भी इतना रिलीजन का प्रॉब्लम चलता है ना, तो वो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए रन फॉर यूनिटी किया गया था। ये सोशल इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा नेशनल इंटीग्रेशन भी होगा और इंटरनेशनल इंटीग्रेशन भी होगा, यानी हमारा कंट्री के विद इन अच्छा ब्रदरहुड होना और दूसरी कंट्री के लोगों के साथ भी ब्रदरहुड होना। तो ये दोनों ही डेवलप करवाने में हेल्प करता है हमारा रन फॉर यूनिटी। साथ ही साथ ये एक लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन होती है, जिसके अंदर कुछ एक्टर्स को भी हम डाल सकते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज को डाल सकते हैं, ठीक है, और कुछ ट्रेन्ड एथलीट्स भी आते हैं इसके अंदर जो कि एक्चुअल में मैराथनिस्ट होते हैं, ठीक है। तो वो मैराथनिस्ट भी पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे इस कंपटीशन के अंदर कैश प्राइज होता ही होता है, ठीक है। ये रन जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं हार्मनी और अलग अलग रिलीजन, कास्ट, क्रीड सब के अंदर, ठीक है। एक वो होता है ना सेंस ऑफ टुगेदरनेस, वो डेवलप करवाने में हेल्प करेंगे ये सारे रन। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। सो ये है हमारा अपकमिंग वीडियो और आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।